चलिए डीपीएसपी का नोट्स नहीं भी जाता क्या व्हाट्सएप में? चलिए डीपीएसपी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं है, मैं बता रहा हूँ, भेजूंगा उसके ठीक है। डीपीएसपी पार्ट 4 में था, ठीक। आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 क्या बोलता है, डेफिनेशन देता है स्टेट का, और डेफिनेशन वही होगा जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, ठीक। आर्टिकल 37 में 3 भाग बोली गई। पहला इन्फोर्सेबल नहीं है, दूसरा फिर फंडामेंटल है, तीसरा कानून बनाकर उसको लागू करेगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल कौन सा बताता है? 38 लोक व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। आर्टिकल 38 39 में ABCDE करके बताया था। ए पुरुष स्त्री के लिए समान जीविकोपार्जन, बी में भौतिक संसाधनों का वितरण, सी आर्थिक विकेंद्रीकरण, डी समान कार्य के समान वेतन, और ई कल्याणकारी कुछ काम था बच्चों के लिए, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या था, राज्य स्त्रियों और पुरुषों के ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो, जो उनके आयु के विरुद्ध हो, और राज्य बच्चों की जो एज है उसको ध्यान में रखेगा। एफ बोलता है राज्य बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, ठीक है। इसको फिर जब इंदिरा गांधी वाला एक केस बताया था, उसमें बताया 25वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल 31C कानून जोड़कर ये लिखा गया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 पर आर्टिकल 39B और C, स्मॉल बी और C को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, शुरुआत में सभी मौलिक अधिकार को नहीं बोला था, आर्टिकल 14 और 19 बोला था, ठीक है। तो आर्टिकल 14 और 19 को बोला गया, आगे चल के 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये बोला कि सभी मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी, 39 स्मॉल बी और 39 स्मॉल सी को, ठीक है। फिर आगे एक मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उस फैसले को रद्द कर दिया गया और बोला कि सभी उसको नहीं दे देंगे, आर्टिकल 14, 19, 31 को देगा, और 31 पे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हट गया। तो वर्तमान में 14 और 19 ही है, ठीक है, जिसके ऊपर प्राथमिकता दी सकती है। आर्टिकल 39 से न्याय की बात करता है, ठीक है, समान न्याय मिलेगा, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और फ्री विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, ठीक। आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 बोलता है कि एक काम एक डिग्री एक लोक सहायता, ठीक है। तो राज्य सभी लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रोवाइड कराएगा, पब्लिक असिस्टेंस बोलते हैं। किसके लिए, वो पॉइंट याद रखना, 4 बुजुर्ग, बीमार, बेकार, ठीक है, बुजुर्ग, बीमार और बेकार लोगों के लिए। तो बुजुर्ग, बीमार और बेकार लोगों के लिए क्या लोक सहायता प्रदान करेगा, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 42 बोलता है काम हो गया, काम मिल गया, अब मानवोचित दशाएं चाहिए काम के लिए, ठीक है, प्रसूति सहायता चाहिए। तो राज्य लोगों को मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा, ये आर्टिकल 42 बोलता है। 43 क्या, राज्य लोगों का जीवन निर्वाह करने योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। अब हो गया, काम मिल गया 41 में, 42 में प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिल गया, 43 में और पैसा चाहिए, ठीक है। तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध कराएगा। 39 एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं था, बताया कि राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा फ्री में। उसके बाद 43 जो है, राज्य लोगों को जीवन निर्वाह करने वेतन उपलब्ध कराएगा, ये पढ़े। 43A भी जोड़ा गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 43A जोड़ा गया। इसमें क्या है, कर्मकारों की प्रबंधन, जो जैसे लेबर यूनियन रहते हैं, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43A में ये बात दिया गया, और ये अमेंडमेंट 43A रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से बाद में अमेंडमेंट के साथ जोड़े गए होंगे। तो 43A क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन
इंडस्ट्रीज, ठीक है, कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। 43 भी जोड़ा गया बाद में, यह कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करता है, सहकारी समिति। 43B में क्या है, सहकारी समितियों की बढ़ावा देगा, ये 43 बोलता है। तो ये कौन से अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, 97B 2012, ठीक। आर्टिकल 44 बताया था, कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करता है, एक कॉमन सिविल कोड। आर्टिकल 45 डेढ़ महीने का क्रैश कोर्स बोला था, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रिलिमिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। और वहीं आगे बताया था 86 अमेंडमेंट द्वारा क्या किए थे, एक तो मौलिक कर्तव्य में जोड़े, 11वां कर्तव्य के रूप में 2002, है ना, 11वां कर्तव्य, और मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिए, कहाँ पे, 21A में, ठीक है। और आर्टिकल 45 में क्या है, 0 से 6। आर्टिकल 46 बोलता है ST SC और समाज के वीकर सेक्शन, दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 46। ST SC तथा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 47 7 दिन पौष्टिक खाना खाना चाहिए और 7 दिन पीना नहीं चाहिए। आर्टिकल 47 क्या है, 7 दिन पौष्टिक खाना चाहिए और पीना नहीं चाहिए। तो 47 में क्या है, राज्य लोगों के जीवन स्तर, पोषाहार और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, यह राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है, ठीक है, प्राइमरी ड्यूटीज है राज्य का। क्या, जीवन स्तर, पोषाहार और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, तो खाने पीने से याद कर सकते हैं। और मादक द्रव्यों के सेवन पे रोक लगाएगा, ठीक, रोक लगाने वाला कानून निकालेगा, ये बोलता है आर्टिकल 47। अब बोलोगे रोक तो लगता नहीं है, अब बोले जब संपन्न हो जाएगा तब, जब क्षमता रहेगी तब करेगा। अब रेवेन्यू तो उसी से होता है, ठीक है, इसलिए नहीं, रोक नहीं लगती। आर्टिकल 48 है कृषि से रिलेटेड, याद करना, कृषि और पशुपालन। आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन। तो राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, ऐसा आर्टिकल 48 बोलता है। राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। और इसी में लिखा हुआ है गाय का मांस, बीफ पर रोक लगाएगा, आर्टिकल 48। तो कृषि पशु सब आपस में मिलते जुलते हैं, रिलेट कर सकते हो। राज्य पशुओं विशेषकर गाय के वध पर रोक लगाएगा, मतलब जो बीफ होता है गाय का मांस, तो गौवध पर रोक लगाएगा, ऐसा आर्टिकल 48 बोलता है, ठीक है। 36 डेफिनेशन, 37 में 3 बात, एनफोर्सेबल नहीं है, फंडामेंटल है और कानून बनाकर लागू करेगा, ठीक है। 38 में लोक सहायता और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 39 ABCDEF बता दिया, ठीक है। उसमें पहला था समान जीविकोपार्जन स्त्री पुरुष को। 39B में है भौतिक संसाधनों का वितरण। C में है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, आर्थिक विकेंद्रीकरण। D में समान कार्य के लिए समान वेतन। E में पुरुष और महिलाओं को ज़्यादा जोखिम बड़ा काम नहीं देगा। और F में है बच्चों के लिए कुछ करेगा सबसे। फिर 39A समान न्याय, फ्री न्याय और फ्री लीगल एड, ठीक है। 43E बोलता है 39A बोलता है, ठीक है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में एक काम एक डिग्री बोले थे, एक बार सहायता, एक काम मिलेगा, ठीक है। शिक्षा प्रोवाइड कराएगा, लोक सहायता प्रोवाइड करेगा बुजुर्ग, बीमार और बेकार लोगों को, ठीक है। ये वो 41। 42 में अब काम मिल गया, अब अच्छा कंडीशन चाहिए, मानवोचित दशाएं 42 में, ठीक है, मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता। 43 क्या था, ठीक है, काम मिल गया, मानवोचित प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिल गया, अब क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन प्रदान करेगा, 43 बोलता है। 43A जोड़ा गया बाद में, कर्मकारों की भागीदारिता सुनिश्चित कराएगा, 43A। 44 में कॉमन सिविल कोड है। 45 डेढ़ महीने का क्रैश कोर्स 0 से 6 उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन ये प्रोवाइड करेगा। 46 ST SC और OBC के लिए, ST SC OBC के लिए क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा, ठीक है, लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। 47 7 दिन खाना पीने से याद है, ठीक है, 7 दिन पौष्टिक खाना खाने से याद है कि पोषाहार ये सब का ध्यान देगा, ठीक है। और 7 दिन पीना नहीं है, तो मादक द्रव्यों पर रोक लगाएगा। 48 में कृषि और पशुपालन है, ठीक है, कृषि और पशुपालन में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा और गाय के वध पे रोक लगाएगी, आर्टिकल 48 बोलता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। 46 का 46 4 6 से ऐसे याद क्यों, 6 मतलब 6 वाला हमेशा अलग कैटेगरी से जोड़ता हूँ, थर्ड जेंडर से, तो यहाँ पे भी अलग कैटेगरी की बात की जा रही है, ST SC OBC मतलब वीकर सेक्शन की, तो कैटेगरी से रिलेट कर रहे हो। 7 का 7 दिन पौष्टिक खाना खाना चाहिए।
48 में गाँव कृषि, कृषि मतलब गाँव ले लो और गाँव ले लो, 8 8 48 ऐसे कर लिया। 39 49 में 9 आता है, 9 से आता है नेशनल हेरिटेज, 9 आता है नेशनल हेरिटेज, 9 से नेशनल हेरिटेज। तो राज्य का कर्तव्य है कि वो विरासतों की जो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। नेशनल हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब जो जैसे ताजमहल हो गया, हाँ पुरातात्विक हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, कई सारे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सबको यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल किया जाता है ना। तो ये सब का संरक्षण प्रदान करेगा, ये बोलते हैं आर्टिकल 49। ना से 9, ना से नेशनल हेरिटेज, राष्ट्रीय महत्व के नेशनल हेरिटेज को क्या बोलेगा, पुरातात्विक, ठीक है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षित प्रदान करेगा, ठीक, ये बोलते हैं आर्टिकल 49, ठीक है। अच्छा आर्टिकल 48 बताया, वही 48 48 कृषि पशुपालन, ठीक। 48A भी है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो आर्टिकल 48 याद रखना आसान है, ठीक है। मैं बोला कृषि और पशुपालन और गांव के लोग 48, ठीक है, 4। अब वो याद हो गया तो 48 भी याद रहेगा। वन्य जीव भी तो कृषि इसी से रिलेटेड हो गया, उधर भी फसलें इधर भी जंगल वगैरह। तो वन्य राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, ये आर्टिकल 48A बोलता है। अब मैं बोलूँ ये वन्य जीवों और पर्यावरण का संरक्षण ये कहाँ मेंशन है, तो फंडामेंटल राइट में मेंशन है क्या? नहीं है, पढ़े नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल में कहीं मेंशन है? नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में मेंशन है? 7वां, 7 दिन पानी देना, ठीक है। पानी दे दे के सब बड़ा कर लिया, ठीक है। 47 और डीपीएसपी में है कि नहीं है? अब ये पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, डीपीएसपी तो पढ़, ठीक है। 48A राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा, ठीक है। 49 नेशनल हेरिटेज को संभाल के रखेगा, ठीक है। और ये कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, किसने स्थापना किया था? करजन किया था क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये उसमें केबीसी में 47 और मादक द्रव्यों पर रोक लगाएगा, ठीक है। 49 नेशनल हेरिटेज। 50 को कैसे याद किया? 50-50 करके, 50-50 मतलब अलग किए, आधा बांटे। तो यह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर का पृथक्करण। कुछ ऐसे पोस्ट पहले थे, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की शक्तियों का पृथक्करण। आर्टिकल 50 अगर पूछा जाए क्या, तो पृथक्करण का सिद्धांत है, पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत बोलता है कौन? आर्टिकल 50। तो इसको याद रखना 50-50। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसको कार्यपालिका की भी शक्ति मिली हुई है और न्यायपालिका की भी शक्ति मिली हुई थी। अभी भी जैसे SDM को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, और सॉरी उसको कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट न्यायालय, जिलाधीश, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनके पास भी पावर है। तो आर्टिकल 50 बोलता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत देता है। तो अगर इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जा रहा है और अगर कुछ वो कार्यपालिका के अंतर्गत काम कर रहा है, समझ लो, ठीक है, जॉब लगा है और नौकरी में है, काम कर रहा है और उसको न्यायिक शक्तियां भी दी है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 50 का उल्लंघन है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का सिद्धांत मतलब उसको कुछ ना कुछ जुडिशियल पावर मिला हुआ है कलेक्टर को। पहले भी कई सारे ऐसे पोस्ट थे, तो फर्दर ऐसे कोई पोस्ट ना निकले जिसको कार्यपालिका भी शक्ति प्रदान हो और न्यायपालिका भी शक्ति प्रदान हो, इसलिए आर्टिकल 50 डाला गया, ठीक है। आर्टिकल 51 देखो डीपीएसपी में सभी चीज पढ़ लिए। लास्ट आर्टिकल क्या बोलता है खत्म करते करते? अब ज्यादातर में संसद देख लिए थे, अब इसमें संसद जैसा कुछ नहीं है, ये सब राज्य करेगा, ठीक है। अब पूरे देश भर की बात कर ली, खत्म होते होते आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल की बात करता है। अभी नेशन की बात की, अब इंटरनेशनल की बात करेगा, इंटरनेशनल की। तो क्या बोलता है 51? भारत अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता जो है उसकी पालन को बढ़ावा देगा, ठीक है। भारत ये चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका समाधान मध्यस्थता से हो। देखो 51 में बोल रहा हूँ, पूरे आर्टिकल्स पढ़ लिए,
इसमें क्या बोला गया है कि देश 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 के बारे में लास्ट आर्टिकल खत्म होते होते इंटरनेशनल की बात करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय देश की बात करता है। तो क्या बोलते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता जो है उसकी पालन को बढ़ावा देगा, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, ठीक। जाते जाते क्या इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देगा, ठीक है। भारत सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा, ठीक है। सभी राष्ट्रों के मध्य, सभी राष्ट्र मतलब सभी देश के बीच भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता जो है उसकी पालन को बढ़ावा देगा। तो विदेश शामिल हुए नहीं है, ठीक है। अभी तक देश देश की बात कर रहा था, आप किसकी बात कर रहे हैं, विदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर। अब एक वाद विवाद चलता है कि फंडामेंटल राइट बड़ा, डीपीएसपी बड़ा, ठीक है, कौन बड़ा। तो अभी एक इंदिरा गांधी वाला पढ़े थे केस, जिसमें क्या 31 सीट डाल के बोल दी कि 14-19 पे कौन भारी होगा, कौन प्राथमिकता दिया जाएगा, 39 बी और सी को। तो वहीं से विवाद जन्म लिया कि डीपीएसपी बड़ा कि फंडामेंटल राइट बड़ा, है ना। तो एक कहीं ना कहीं पे जैसे चंपाकम दोराराजन वाला केस हुआ था, ठीक है, उसमें क्या किए थे, जो चंपाकम दोराराजन एक महिला थी जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ तमिलनाडु में मद्रास में एक कम्युनल ऑर्डर निकला हुआ था जिसके अगर जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था, तो वो चैलेंज कर दी थी उस मामले को, कहाँ पे, कोर्ट में। मद्रास कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, कम्युनल ऑर्डर को रद्द कर दिया, मिनरवा में उसको जिता दिया, सॉरी चंपाकम दोराराजन को जिता दिया, ठीक। तो फिर क्या ऐसे बार बार मुद्दे ना आए, इसके चलते पहला संविधान संशोधन किया गया, 9वीं अनुसूची डाला गया। इसमें क्या बोला कि 9वीं अनुसूची में डाला गया था कि सरकार इस सब में हस्तक्षेप नहीं करेगी जो हमारा 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है। और 31A और 31B भी जोड़ा गया था, उसमें भी बोला कि कुछ कानून पे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। 31A और 31B नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 31C तो पढ़े, 25वां संविधान संशोधन रहा, जिसमें 39B और C पर प्राथमिकता देने की बात करती है, ठीक। 31A और 31B, ठीक, ये जोड़ा गया। फिर लास्ट में 25वां संविधान संशोधन आया, 31C जोड़ दिया गया। तो वो क्या बोला कि जो डीपीएसपी हैं वो प्राथमिकता दी जाएगी उनको, किसके ऊपर, आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर। और 42वें संविधान संशोधन लाकर सभी मौलिक अधिकारों पे उसको प्राथमिकता दी जाएगी बोली, ठीक है। तो इससे ये समझ आ रहा था कि डीपीएसपी बड़ा है। फिर एक मिनरवा में मामला आया जिसमें बोला कि सभी मौलिक अधिकारों को नहीं, 14, 19 और 31, ठीक है, 14, 19 और 31 बोल सकते हो, ठीक है, इसको था। और 31 बाद में हट गया। तो वर्तमान में क्या स्थिति है, 14 और 19 को के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी 39B और C में, ठीक है। लास्ट में जज भर के क्या बड़ा बड़ा लगा रखे हो, ये बड़ा नहीं, ये बड़ा, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। तो कोई बड़ा नहीं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये खत्म हुआ आपका डीपीएसपी। आर्टिकल्स याद होने जरूरी है। देखो आर्टिकल्स याद रहेंगे ना तो एक बेस बन जाता है, उसके अंदर क्या पॉइंट है वो याद आ जाता है। फिर से बात कराओ यार, लास्ट अंतिम बार डीपीएसपी 36 में डेफिनेशन, 37 में 3 बातें हैं। पहला एनफोर्सेबल नहीं है, वाद योग्य नहीं है। दूसरा फंडामेंटल है। तीसरा कानून बना के लागू करेगा, ठीक है। 38 लोक कल्याण और सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय। 39 ये भी न्याय है, मतलब वो न्याय एक उसका क्रस निकाल लिया था, ABCDE एक प्रकार न्याय की बात करें ना, स्त्री पुरुष को समान वेतन न्याय, ठीक है। तो 39 में 5 ABCDE था, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 39A कैपिटल ए क्या था, ठीक है, न्यायिक निःशुल्क न्यायिक सेवा और देगा और विधिक सहायता भी देगा, ठीक है, 39A। फिर 40 क्या था, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। 41 क्या है, 41 एक काम एक शिक्षा, याद रहेगा, एक लोक सहायता बुजुर्ग बीमार और बेगारों को। उसके बाद 42 मानवोचित दशा, काम मिल गया, हो गया। अब मानवोचित दशाएं चाहिए, प्रसूति सहायता चाहिए। 43 क्या है, फिर पैसा चाहिए, जीवन निर्वाह योग्य पैसा चाहिए, 43। फिर 43A जोड़ा गया जिसमें 43 में कर्मकारों की भागीदारिता सुनिश्चित कराने संबंधित कुछ प्रावधान है। फिर 44 क्या था, कॉमन सिविल कोड। इसको कैसे रखना, चारों ओर करके याद किया था, मतलब कोई भी चीज है चारों ओर बोलते हैं ना, चारों ओर व्याप्त है, मतलब चारों दिशा में सभी जगह। तो कॉमन सिविल कोड क्या है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून। तो कॉमन सिविल कोड चारों तरफ से याद रखना, 4 4 44।
45 क्या है, 45 में कैसे याद किए थे? 0 से 6 1.5 महीने का क्रैश कोर्स विकर्स को, तो 45 में 0 से 6 में प्रिलिमिनरी एजुकेशन दिलाएगा। 46 46 6 अलग कैटेगरी और क्या याद किए थे फिर उसमें? ST/SC वीकर सेक्शन, ठीक है। ओबीसी वर्ड मेंशन नहीं है, वहाँ पे वीकर सेक्शन दिया है, समाज के वीकर सेक्शन, ठीक है। तो वीकर सेक्शन लोगों के लिए अलग प्रावधान करेगा, 46 को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा, ये बोलता है 46। तो याद किए थे 6 से 46 लास्ट में 6 अलग कैटेगरी मतलब ST/SC वीकर सेक्शन, ठीक है। 47 7 दिन वाला क्या याद किए थे? पौष्टिक आहार, पोषाहार का ध्यान रखिएगा और मादक पदार्थों के सेवन पर निषेध लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। ये 47 याद आएगा। 48 8 कौन? गांव वाले मतलब कृषि और पशुपालन से संबंधित पॉइंट है और वध पर भी रोक लगाएगा, 48 है। फिर इसी में 48A जोड़ा गया बालिका संविधान संशोधन द्वारा, उसमें क्या बात है? कृषि से रिलेटेड था, नहीं गाय वाला तो हो गया। 48A पर्यावरण रक्षा, कृषि वही है, पर्यावरण रक्षा, ठीक है। 48 पर्यावरण, ठीक है। 49 ना से नेशनल हेरिटेज को सुरक्षा प्रदान करेगा, 49। 50 50 क्या? पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है। 51 लास्ट में जाते जाते क्या बात किया? इंटरनेशनल की, विदेश की बात किया, विदेशों से सभी राष्ट्रों से अच्छा व्यवहार करेगा, है ना। और इंटरनेशनल शांति, पीस और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, ठीक है। इंटरनेशनल जो संधि है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। ये बोलते हैं आर्टिकल 51, ठीक है। ये हुआ पूरा DPSP खत्म, ठीक है। DPSP खत्म हुआ, तो प्रियम्बल अच्छे से पढ़ लिए, ठीक। अब देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो पॉइंट्स नहीं बनते, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अभी पहले याद करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन के लिए का दिन अलग से क्लास लेके 1-2 दिन में ही इतना जितना पढ़ लिया उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रियम्बल देखिए अच्छे से देख लिए, ठीक है। पार्ट 1 देखिए पूरा पढ़ लियो, पार्ट 2 में आर्टिकल्स ही पढ़ना था, ठीक। पार्ट 3 में पूरा पॉइंट्स देखे, एक अंदर डी घुस उसके देखे। पार्ट 4 भी खत्म। फिर पार्ट 4 ये मौलिक कर्तव्य की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, उसका भेज दूंगा नोट्स। फिर पार्ट 5 चालू होता है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लगभग अगर कुछ नहीं करके जा रहे हो पार्ट 5 कर लो, ऐसा है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं करके जा रहे हो, CGPSC CGWAPO में बाकी अलग अलग एग्जाम का 1 वर्ड पूछता है क्वेश्चन, कुछ नहीं कर रहे हो तो पार्ट 5 करके चले जाओ, ये बोल रहा हूँ भाग 5। फिर वो प्रियम्बल से हल्का फुल्का रिवीजन कराऊं कि आगे बढ़ो? ठीक है, देखते हैं पूरा देखना। 50 ऐसे 200 आर्टिकल तक याद रहेंगे आपको, ठीक है। 200 अभी 50 बोल के 51 हो गया, 51 बोल के 60-70 हो गया होगा, उसके अंदर अंदर जा जाके टोटल 450 आर्टिकल हैं। 200-250 तो याद हो ही जाएंगे आपको, उसका अमेंडमेंट अलग याद रहेगा। प्रियम्बल में हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है क्या बनाने के लिए? PHDLG, ठीक है, याद रहेगा। कौन सा है? 7। कैसी स्वतंत्रता? बढ़वा। 26 नवंबर 1949 का डेट मेंशन है, ठीक है, ये क्लियर। प्रियम्बल पालकी वाला ने क्या बोला उसको? परिचय पत्र, ठीक है। और KM मुंशी ने क्या बोला? एक KT शाह है, ये DPSP पढ़ा दिया, खत्म कर दिया। KT शाह ने क्या बोला? KT से पेटीएम, ऐसा है, KT शाह पेटीएम। तो KT शाह ने बोला ये एक ऐसा सुविधाजनक चेक है जिसको कभी भी भुनाया जा सकता है। राज्यों के लिए बैंक का एक सुविधापूर्ण चेक है जिसको कभी भी भुनाया जा सकता है। तो KT शाह पेटीएम, तो ये बैंक और पैसा ये सब रिलेट कर सकते हो, पेटीएम पैसा और KT शाह पैसा बैंक, ठीक है। तो ऐसा सुविधापूर्ण चेक है इसको कभी भी भुनाया जा सकता है। उसका क्या मतलब? आपको जैसे एक मैंने चेक दे दिया फाड़ के, 1 लाख रुपए का चेक है, तो समझ लो उसको कभी भी, आपके पास चेक है, कभी भी जाके बैंक से वो पैसा ले सकते हैं, कैश करा सकते हैं उसको। तो ये भी DPSP क्या है, 9 से नियम कानून दे दिए कि आपको ये पालन करना चाहिए। अब उसका जब मर्जी हुआ तब पालन करेगा कानून बना के, ठीक है। तो वही बोल रहा है, वो एक सुविधापूर्ण चेक है जिसको कभी भी बनाया जा सकता है, ठीक, क्लियर। उसके बाद पार्ट 1 1 से 4 तक आर्टिकल पहला बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। 3 बातें दी गई, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरीज, ठीक है, राज्य, संघ प्रदेश और अर्जित प्रदेश। दूसरा आर्टिकल एक्सटर्नल, तीसरा इंटरनल, चौथा 2 और 3 में जो अमेंडमेंट होंगे उसको 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। बस इतना ही था। 2A किससे जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 35वां 1975, ठीक है।
और 2A को हटाया किससे गया? 36वां, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पार्ट 1 खत्म। पार्ट 2 5 में क्या था? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में कहाँ से? भारत से पाकिस्तान। 7 में पाकिस्तान। 8 में भारतीय मूल के लोगों को, ठीक है। 9 में, 10 में, 11 में, 12 डेफिनेशन, 13 जुडिशियल रिव्यू और लॉ शब्द को भी परिभाषित किया आर्टिकल 13, ठीक है। 14 शरीर के समान समता और समान संरक्षण। 15 धर्म जरज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 1 था। 15 2 सार्वजनिक स्थानों पर रोक नहीं लगाएगा, सभी के लिए खुले रहेगा सार्वजनिक स्थल, ठीक है। 15 3 किसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? 15 4 किस में आरक्षण? शिक्षण में। 15 5 हायर शिक्षण में, ठीक है। 15 6 10% EWS के लिए। 16 किसमें समानता? रोजगार में। 17 अनटचेबिलिटी का। 18 उपाधियों का। 19 ठीक है। 19 एक क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी क्या है? संघ बनाओगे, संगठन बनाओगे। फिर सी नहीं, सम्मेलन करोगे, पहले सम्मेलन करोगे उसके बाद संगठन बनाओगे। सी। फिर डी में क्या है? घूमने जाओगे। ई बस जाओगे। एफ जी नहीं। और क्या क्या कर डालोगे? बस गए, व्यापार कर लिया। फिर 19 2 से 6 तक क्या था? वो सारे पॉइंट्स है जिनके आधार पर रोक लगा दे सकती है। तो पूछा जाएगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है 19 में जो प्रोवाइड हुए हैं आपको अधिकार, वो क्या एब्सोल्यूट है, अत्यांतिक है? नहीं, उस पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब असीमित है क्या? नहीं है, इसकी सीमा है, ठीक। कैसे सीमा में रह रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 20। अच्छा, एक चीज़ और, क्या ये देश के नागरिकों को ही सिर्फ मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि विदेशी लोग को भी मिला हुआ है? कि विदेश आएगा उसके लिए भी यही कानून रहेगा? भारत बस देश के नागरिकों को और विदेशों को नहीं। मतलब विदेश आएगा तो उसको अलग सजा, क्राइम कर दिया, उसको सार्वजनिक स्थल में चल रहे हट, दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। मतलब नौकरियों में भी उसको आरक्षण दे देंगे विदेश वाले आएंगे तो हाँ या नहीं, एक बताओ ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आधा मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा मिलेगा, कौन कौन सा नहीं मिलेगा, सिर्फ ऐसे रखना। 15 16 19 29 30। कैसा? 15 16 19 29 30। क्या बोल रहा हूँ? 15 16 19 29 30। ये भारत के नागरिकों को भी मिला है और भारत के नागरिकों को ही मिला है, ठीक है। उसके अलावा बाकी विदेशों को भी मिल सकता है और यहाँ के भी नागरिकों को। 15 16 19 29 30। जैसे 15 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, तो ऐसा नहीं कोई विदेश आया यहाँ पढ़ लिया, नहीं, ठीक है। 16 आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, वो भी आ रहा है विदेश वाला, नौकरी में ले लिया। ऐसे इधर रिजर्वेशन नाम से झगड़ा चल रहा है और आएंगे उनका भी आरक्षण, तो हमारा हाथ आएंगे, ठीक है। तो ये 15 16 हो गया। 19 अब अनटचेबिलिटी, हाँ वो भी आएगा, छुआछूत, ऐसा नहीं गाली गोरे भेद कर रहे हो या तुम भाई ऊंची जाती नीचे जाती, ऐसा नहीं, ठीक है। 18 वो भी आके यहाँ कोई टाइटल धारण कर रहा है, ठीक है। मेरे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने टाइटल दिया, मैं यहाँ भी यूज करूँगा, ऐसा। लेकिन 19 15 16 19 हो गया। 15 16 19 में जो है भाषण की स्वतंत्रता, तो विदेश वाला आके हम मोदी जी गाली दे रहे नहीं, ठीक है। किसी कोई गाली नहीं, घूम रहा है कहीं पे भी, ऐसा नहीं, रोक लगा सकती है। बस जा रहा है नहीं, ठीक है। व्यापार कर रहा है नहीं, तो सबके लिए परमिशन चाहिए रहता है। तो खुद सोच के देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा जो चीज़ तो दोनों को दिया जा सकता है। अब विधि के समझ समता है तो दोनों को प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन नौकरी में आरक्षण है तो यही भारतीय लोगों को देना चाहिए, ठीक है। शिक्षण संस्थान में आरक्षण भारतीय को देना चाहिए। और अगर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए याद नहीं है तो एक ही चीज़ याद रखना,
15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30, तो 16 हो गया। 19 में ये सब सिर्फ भारतीयों को मिला है। 29 और 30 अल्पसंख्यकों के बारे में था। तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सिर्फ इंडिया में ही गिना जाता है। और अल्पसंख्यक मतलब क्या, जैसे छत्तीसगढ़, चलो यूपी में ले लो, यूपी में अगर 50%, यूपी का छोड़ दो, चलिए छत्तीसगढ़ नहीं हो गए, 80% पॉपुलेशन अगर मुस्लिम्स होते और 20% हिंदू होते तो हिंदू क्या माइनॉरिटीज में गिने जाते हैं? क्यों? अल्पसंख्यक है। वेरी गुड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज हैं कैसे काउंट होते हैं? इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर 80% हिंदू है तो मेजॉरिटी हो गया, बाकी 15-20% मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटीज, ठीक है, सब माइनॉरिटी में काउंट हो जाते हैं इंडिया के पॉपुलेशन के। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी क्षेत्र विशेष में, चाहे राज्य हो चाहे कोई जिला हो, उसमें 100% पॉपुलेशन मुस्लिम को हो, सिखों की हो, भले वो उस क्षेत्र के लिए मेजॉरिटी है, बस इंडिया के लिए माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। तो 29 जो है वो माइनॉरिटीज के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो उसमें भी ये विदेशों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, विदेशों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन से अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29, 30। क्या? 15, 16, 19, 29, 30, वही याद रखना, ठीक। ऐसी डीपीएसपी में भी प्रोविजन है कि कौन से आर्टिकल गांधीयन फिलोसफी है, तो उसको भी ऐसे याद किया था। 40, 43, 45, 46, 47 कुछ याद किया था, उसको भी देख के बता दूंगा, ठीक है। जैसे 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, गांधीयन फिलोसफी, गांधी बोलते थे ग्राम पंचायतों मतलब एक सभी लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए राजनीति में, तो ग्राम पंचायत का गठन करके पार्टिसिपेट करवा रहे ना, सरपंच उपंच बना रहे, ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहे, जनपद पंचायत अध्यक्ष बना रहे, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। तो ये सारे बातें शामिल है। तो ये देख के बता दूंगा कौन कौन से आर्टिकल है। ये फिलहाल याद है 15, 16, 19, 29, 30। फिलहाल पहुंचे थे कहाँ? 17 में। 18 में क्या था आर्टिकल? 18 में उपाधियों का काम। 19, अच्छा ये 19 भी देखिए। 20 दो सिंधी संरक्षण। 20(1) क्या था? प्राण एवं देश में कहाँ से? 20(1) जिस टाइम क्राइम करेंगे उसी टाइम के लिए सजा। 20(2) में क्या है? 2 बार सजा नहीं। 20(3) में क्या है? उसके खिलाफ भाई देने के लिए बाद में नहीं करेंगे। फिर 21 क्या है? अप्रांग एवं दहेज संरक्षण, ठीक है। 21(a) क्या है? बाद में जो देगा सुनो। राइट टू एजुकेशन। 21 में वो शिक्षा का अधिकार दिया गया ना, आरटीई। ये एक्ट का नाम था 2009, लागू कब किया गया? 2010। 22 क्या? गिरफ्तारी, ठीक है। 22(1) में बोला था क्या क्या जाने का अधिकार है? कारण जाने का अधिकार है और तुरंत सहायता लेने का, वकील करने का। 22(2) में क्या था? 24 घंटे का नौकरी। फिर 22(3) में अपवाद था, किसके लिए? डिटेंटिव लॉ के लिए लागू नहीं होगा, जो डिटेंटिव लॉ के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है, उनके लिए लागू नहीं होगा। तो याद है अंदर अंदर तक याद है। 20(1), 22, 23, 20, 22(1), 22, 22, 23 क्या है? 23, 24 बलाश्रम। 23 बलाश्रम, 24 बाल श्रम, ठीक है। तो मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, और बलाश्रम पर निषेध लगाता है, राज्य नहीं करेगा, आर्टिकल 23, ठीक है। मानव को दुर्व्यापार ऐसा नहीं इंसानी बेच दिए, काम कर ले भाई, इसको रख ले, यहाँ काम नहीं आ रहा है, करवाओ काम, मरो जियो, ठीक है, ऐसा नहीं। आर्टिकल 24 बच्चों के लिए कितने साल के? 14 साल से नीचे, ठीक है। जैसे 14 यहाँ नहीं भाई, 0 से 14 क्या? 0 से 6 वाले लगा दो काम में। 5 साल का बच्चा उसको पूरे 14 साल से नीचे, ठीक है। आर्टिकल ये कौन सा हुआ? 25 क्या? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्रबंधन कर इंस्टीट्यूशन बनाने का। फिर 26 में उसके प्रबंधन करने का। 27 में क्या था? टैक्स था। 28 में रिजर्वेशन नहीं था, है ना, उसका शिक्षा, सॉरी रिजर्व होता, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब ठीक। स्कूल है, वहाँ बैठा के कुरान पढ़ा रहे हो, गीता पढ़ा रहे हो, ठीक है, बाइबल पढ़ा रहे हो। उसके बाद ये कौन सा? 29, 30 अल्पसंख्यकों के लिए था, ठीक है। 31 में कौन सा आर्टिकल पहले था?
संपत्ति का अधिकार जो हटा के विधिक अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार से लीगल राइट बना दिया उसको, 300A में जोड़े गए, ठीक है, पार्ट 12 में। फिर 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 5 अधिकार है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में 5। एक था हम आदेश देते मैंडमस, ठीक है, परमादेश। एक था कोवरंटो, किस अधिकार से बैठे हो, ठीक, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन और सर्सियोरी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक, 5 चले गए थे। 33 में क्या था, इतने सब अधिकार मिल रहे सभी लोगों को मिलेंगे कि किसी के ऊपर कटौती की जा सकती है, किसके लिए, सेना, डिफेंस, ये सब में जो लोग में रॉ अभी, तो आर्टिकल 33 बोलता है इनके अधिकारों में कमी लाई जा सकती है, किसके द्वारा लाई जाएगी, संसद द्वारा, कैसे, कानून बनाकर, ये आर्टिकल 33 बोलता है। फिर आर्टिकल 34 में क्या था, मार्शल लॉ लग गया, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, संसद रहेगा, कैसे करेगा, कानून बनाकर। फिर 35 में क्या, पूरे संसद की पावर है, जैसे 16(3) में दिया हुआ है कि राज्य चाहे तो विकास निवास के आधार पर आपका भेदभाव कर सकता है, निवास के आधार पर, कौन करेगा, कैसे करेगा, संसद कानून बना के करेगी, संसद को पावर। 33 में रोक लगाई जा सकती है, वो पावर किसके पास है, संसद। 34 में क्षतिपूर्ति करेगी, किसके पास है पावर, संसद। तो ये पूरा आर्टिकल 35 का, तो 12 से 35 और 36 से 51 तो अभी देख लिया, तो याद है एक एक आर्टिकल 1 से लेकर 51, ऐसे याद रहेगा पूरा। इतना रीड मारोगे कि आगे बढ़ो, आगे घर में रीड मारने वाला काम घर में, कि रीड मारने का काम ही नहीं करना। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, बस बता दिया, पॉइंट क्या जानने चाहिए 1 से लेके 11 तक क्या था, ठीक है, तो कल रिपीट कर दिया, आज नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी 11 पॉइंट्स याद रहेंगे। अब स्टार्ट होता है क्या, 5 राष्ट्रपति पढ़ते हैं, ठीक है, ये भाग 5 के अंदर आता है, राष्ट्रपति पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का 52 से लेके आर्टिकल चालू था। 52 में क्या था, राष्ट्रपति का पद है। 53 में कार्यपालिका शक्ति उसमें नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव पावर उसमें रहेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा ये। 54 में क्या था, 4 से चुनाव, 5 से 5 पद से पद्धति, तो 54 में इलेक्शन है, 5 से पद्धति है, कैसा पद्धति होगा, तो एक संक्रमण हस्तांतरण मत पद्धति, ऐसा कुछ नाम है उसका, लंबा चौड़ा, 5 से पद्धति। फिर 56 में कार्यकाल, 57 में हो गया कार्यकाल खत्म, अब क्या रहेगा 57 में, री-इलेक्शन, ठीक है। 58 में योग्यता, ठीक है, तो योग्यता शर्तें शपथ, 58, 59, 60 शपथ। 61 में क्या हो गया, शपथ ले लिया, खत्म कर दिया कहानी, री-इलेक्शन भी कर दिया, उसको भगाना है, ठीक है, तो महाभियोग। 62 नहीं देखे थे ना, फिर कौन सा देखे थे, 72 देखे थे, क्या था, पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्तियाँ, तो ये भी आर्टिकल याद है, ठीक है, तो लगभग 70 आर्टिकल तक याद है, अच्छी। राष्ट्रपति, ये थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर आपको पढ़ने का टाइम दूंगा उसका, डीपीएसपी को सुन के याद नहीं होगा, कुछ देखोगे तो भी।
कॉपी भी देखोगे तो याद रहेगा, कोई देख देख के कितना याद करोगे। प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ तथ्य। भारत का प्रथम नागरिक होता है, पहला सिटीजन किसको माना है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो अभी कौन है प्रथम सिटीजन? और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले सिटीजन भी कौन है? फिर राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन है? जो भी है वो दूसरे सिटीजन बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। पहला प्रेसिडेंट है तो ये पहला हमेशा चेंज होता है, ठीक है, ठीक याद रहेगा। सेकंड में सर उनकी वाइफ रहती है, क्या बात है? कौन सर पर याद है किसने ना वो कहाँ वाईफाई पला दे? अच्छा सेकंड नागरिक बोल रहे, मेरे को लगा प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट उसकी वाइफ को बना दी उसके बाद। अच्छा अच्छा, घर में उसकी वाइफ रहती है, ठीक है। प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट, ठीक। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, ठीक है, कमांडर, जब तक आदेश नहीं देगा जैसे आक्रमण नहीं होगा ये करना चाहिए। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। संसद का अंग माना जाता है कि होता है? होता है, माना जाता नहीं है, ठीक है, ना कि माना जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया, देखो ना इतना बारीक पॉइंट अभी पढ़ रहे हो। हाँ माना जाता नहीं है, होता है, तो बन जा रहा है। पहली बार देखते तो आपसे भी नहीं बनता। हाँ माना जाता है। फिर संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है। अभी इसमें क्वेश्चन पूछा था उद्घाटन से रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है। उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी। आओ बैठो बैठो, स्वागत है आपका यूएस ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो प्रत्येक सेशन का उद्घाटन, अभी ये सेशन क्या, अधिवेशन क्या, वो अलग अलग सेशन नहीं चलता, मीटिंग होता है। और सत्र भी यही बुलाता है, शीतकालीन सत्र और दुनिया भर का बजट सत्र इनवाइट भी ये करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध राष्ट्रपति बुलाता है। निर्विरोध नीलम, निर्विरोध नीलम, वो सब संभव नीलम के साथ याद है। बढ़ाइए जिंदगी मिठास किसके साथ? काली। बढ़ाइए जिंदगी मिठास नीलम के साथ। बढ़ाइए जिंदगी मिठास काली मीट के साथ, सब संभव है नीलम के साथ। तो ऐसे ही निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, मतलब बिना विवाद के, कोई सामने टक्कर का प्रतिद्वंदी नहीं, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, देखो जो मुस्लिम से दो मुस्लिम नाम है, दोनों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। एक फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। कार्यवाहक क्या, जैसे कार्यवाहक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट शायद। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु जाती है तो पद खाली नहीं होता, कौन करता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये वीवी गिरी क्या था? उपराष्ट्रपति था, तो उपराष्ट्रपति के तहत फिर ये राष्ट्रपति इसका पद मिल गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी निपट जाए तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी निपट जाए तो मर जाएंगे ना, तो प्रधान है तो इसलिए सीनियर मोस्ट, क्या सीनियर मोस्ट है ना भाई, प्रधान है, लेकिन पद खाली नहीं रहने देंगे, ठीक। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति तो वीवी गिरी था, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं रहता तो कौन बनता है? उपराष्ट्रपति, ठीक। अभी ऐसी रैंडमली कहीं भी पढ़ा देता हूँ, फिर कल इसमें सीरियल वाइज चलेंगे। क्या बोलता? उपराष्ट्रपति रहेगा। उपराष्ट्रपति मर गया तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना देगा, और वो भी नहीं रहा तो सीनियर मोस्ट, ठीक है। कोई ना कोई तो सीनियर रहेगा, सीनियर रहेंगे ना, सीनियर आते जाएंगे ना भाई। सीनियर वो नहीं रहेंगे तो जो बचेगा वो जूनियर सीनियर हो जाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार, प्रथम महिला थी प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी, लेकिन लड़ने वाली उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ऑर्डिनेंस बताया था क्या? सॉरी, ऑर्डिनेंस क्या होता है? जैसे कोई कानून लाना है और एकदम इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट लाना है,
तो उसका प्रक्रिया क्या है, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, जैसे ही तो है गया। अब सेशन नहीं चल रहा, सेशन तो है ना, वो सेशन चलते हैं, सत्र चलते हैं, मतलब बुलाते हैं, बैठक होता है, ठीक है, बजट सेशन चल रहा है और शीतकालीन सेशन, कुछ कुछ अलग अलग सेशन के नाम है। तो अब सेशन नहीं चल रहा हो और नियम कानून पास कराना तो कैसे करोगे, जबरदस्ती थोड़ी पकड़ पकड़ के लाओगे, घर ले जाकर साइन कराओगे ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ऐसा। तो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या लोकसभा भंग हो गया वो तो भी, अब लोकसभा भंग है लेकिन राज्यसभा तो भंग नहीं होता, लेकिन जरूरी थोड़ी राज्यसभा भंग नहीं है तो उसका सत्र भी नहीं चल रहा हो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। तो किसी भी केस में बिल पास होने जैसा कंडीशन नहीं है, अल्टीमेटली बिल पास नहीं हो पाएगा ना लोकसभा से ना राज्यसभा से, चाहे वो सत्र नहीं चल रहा हो इसके वजह से, चाहे लोकसभा भंग हो गया इसके वजह से। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को, राज्य स्तर पर राज्यपाल को एक पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस को बोला जाता है अध्यादेश, अध्यादेश जारी कर सकता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब ये अध्यादेश का इफेक्ट वैसे ही रहता है जैसे कानून का रहता है, बस डिफरेंस क्या, जब ठीक है सत्र नहीं चल रहा था तो आपने अध्यादेश जारी करके नियम कानून ला दिया, सपोज एकदम अर्जेंट था, ओके ठीक है ला दिया, लेकिन जब बाद में कभी कभी सत्र बनेगा, कभी कभी लोकसभा का गठन होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है, तब उसको ठीक उसी प्रकार से पास कराया जाएगा जैसे नॉर्मल बिल को कराया जाता है। अगर नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस खारिज हो जाएगा, ठीक है, नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस खारिज हो जाएगा, ठीक इतना क्लियर। तो ये 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, खैर वो 6 महीने 5 महीने आगे देखेंगे। दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, और राज्यपाल ऑप्शन दिया रहेगा तो राज्यपाल भी कर सकता है, हाँ कर सकता है, राज्य स्तर पर राज्यपाल, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना आंसर। केंद्र स्तर पर अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, राज्य स्तर पर अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, और राज्यपाल, केंद्र दोनों कर सकता है ना भाई, ठीक है। राष्ट्रपति राज्य स्तर पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, राज्यपाल को मिला हुआ है, और राज्यपाल केंद्र स्तर पर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने अपने स्तर पर कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो जो सर राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो कहाँ लागू होगा, पूरे देश के लिए, राज्य में भी ना, हाँ राज्य में लागू होगा, लेकिन वो राज्य के लिए अध्यादेश नहीं होता, देश के लिए, मतलब देश में राज्य भी शामिल हो गया। अब अध्यादेश क्या, जिसको क्यों जारी किया जा रहा है, जो विधानसभा विधान परिषद से पास होना चाहिए था या लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए था, उसके बाद राष्ट्रपति का साइन होके, लेकिन वो मौजूद नहीं है, किसी कारणवश बैठक नहीं हो पा रही, सत्र नहीं चल पा रहा है, तो अध्यादेश को जारी किया जा रहा है। तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति लागू करेगा जो सभी देश के लिए रहेंगे, चाहे वो कोई सा भी एक्ट हो, ठीक है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर रहा है वो पर्टिकुलर अपने राज्य के लिए करेगा, ठीक है, लेकिन उसका अध्यादेश किससे पास होना चाहिए, विधानसभा और विधान परिषद से, अगर विधान परिषद मौजूद है तो, ठीक है। तो राज्यपाल वाला जो करता है वो राष्ट्रपति नहीं करेगा, जिसको विधानसभा विधान परिषद से पास होना है, ठीक है। आपका कहने का मतलब समझ गया, ये बोलो ना, जो केंद्र लागू करेगा वो राज्य के लिए लागू होगा कि नहीं, तो राज्य के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ऐसा नहीं, वो तो पूरा केंद्र स्तर पर लगेगा जो सभी राज्यों के लिए भी लागू होगा, लेकिन राज्य स्तर वाला जो अध्यादेश है वो सिर्फ राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, कि है भी कि नहीं, 52 में है, ये पूछा जा सकता है, डीप अगर पूछना होगा। राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में, ठीक है। आर्टिकल 52। सैलरी क्या है प्रेसिडेंट का मालूम, पुराना हो गया है, 5 लाख है, दूसरे से पड़े हो गए तो 1 लाख 1.5 लाख कर रहे हो, अभी 5 लाख बढ़ गया, अभी इससे भी बढ़ गया होगा तो नहीं मालूम, मैं जहाँ लास्ट पढ़ा था वो 5 लाख था पर मंथ की पर ईयर, पर मंथ है, पर ईयर देखा था, हम लोग सिर्फ गरीब नहीं है। राष्ट्रपति, अच्छा त्याग पत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं, अब वो इतने बेसिक पॉइंट इतना बारीक याद करना पड़ेगा ना आपको, तो थोड़े दिन तक आप ही पद त्याग करोगे, आपको उनका पद त्याग करते करते आपका प्राण त्याग हो जाएगा। दोनों एक दूसरे करते हैं, ठीक है, तू मेरे को कर, मैं दोनों एक साथ करके करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति मर जाएगा तो उपराष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति मर जाएगा तो राष्ट्रपति पद किसको मिलेगा, चीफ जस्टिस को, सीजीआई को, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपस में एक दूसरे को त्याग पत्र सौंपते हैं, ठीक।
उसके लोकसभा भंग कौन करता है? लोकसभा भंग राष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो सब राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। भंग करना मीन्स क्या? और जो कार्यकाल उन लोगों का है ना वो समापन, ठीक है, वो भंग कर दिया मतलब सबको भगा दिया, हो गया तुम लोग का टाइम समापन, ठीक है। तो लोकसभा भंग अपने मर्जी से करता है क्या? खुद का पावर है कि कोई बोलेगा तो करेगा? दोनों अपने मन से भी। कब जब 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री बोलेगा नहीं और चलने देते, 1-2 साल और राज कर लेता हूँ, ऐसा थोड़ी। 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया तो भंग हो गया ऑटोमेटिक। और कभी कभार क्या होता है, जैसे लोकसभा 5 साल के कार्यकाल से पहले भी भंग की जा सकती है। 5 साल से पहले भी भंग की जा सकती है। पूछे 5 साल पहले भी भंग की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, ठीक है। अब किस केस में करते ये बताता हूँ। 2-3 बार हो चुके हैं। एक तो इंदिरा गांधी करवाई थी और एक बार इंदिरा गांधी 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ा भी दी थी, 5 साल से 6 साल। देखेंगे, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। क्या होता है, लोगों की मेमोरी शॉर्ट टर्म रहती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी अच्छा किए ना आप तो अभी याद रहेगा, 1 साल बाद उसको भूल जाएंगे। 10 अच्छा करोगे, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा भंग किया जाता है। बताता हूँ कैसे। मैं बोल रहा हूँ 10 अच्छा काम करूंगा, 1 बुरा कर दूंगा तो बुरा कर याद रख लोगे, ठीक है, 10 अच्छा को याद रखोगे। आज कुछ अच्छा किए आप, सपोज जैसे माँ बाप ही हो गए, इतने साल से अच्छा काम किए, याद नहीं रखेंगे। एक कुछ बुरा बोल दिए, बुरा मान जाओगे, रूड रिप्लाई कर दोगे, तो ऐसा होता है ना। तो क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, पुराने एहसानों को अभी अभी वर्तमान में जो चीज़ है ना बस वही याद रहती है, ठीक। तो ऐसे ही लोकसभा वाला केस क्या रहता है, जैसे कब भंग किया जाता है? समय से पहले। इस केस में जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई, ठीक है, राजीव गांधी की हत्या हुई। अब वो तो खैर प्रधानमंत्री थे, या समझ लो प्रधानमंत्री की जगह राजीव गांधी के बेटे की हत्या कर दी, या कोई बड़े मंत्री की हत्या कर दी, ठीक है। या फिर जैसे इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। अब राम मंदिर का मुद्दा ऐसा था कि एकदम गर्माहट था, ठीक है, आधे से ज़्यादा हिंदुओं का वोट उसी ले गया कि ये राम मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, विकास करेंगे नहीं, राम मंदिर बनवाएंगे करके वोट चले गया। अब बताओ वो किसी मस्जिद को तुड़वा के राम मंदिर बनवा दे सपोज उस टाइम, और ये काम हुआ, मान के चलो काम हुआ 4 साल, 1 साल और बचा है। अब मोदी जी को मालूम है ये अभी किया ना 4 साल, तो अभी लोहा गर्म है, सॉरी क्या गर्म है, हाँ लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए तो अभी अगर फिर से चुनाव कराएंगे तो डेफिनेटली मोदी जी जीत जाएंगे। लेकिन 1 साल तक फिर वो लोग भूल जाएंगे, अरे हटा क्या बन गया राम मंदिर, अब दूसरा कुछ काम करो, ठीक है। तो वो क्या उस चीज़ को भूल जा रहेंगे वो। इस केस में क्या, इसके केस के चलते ना लोकसभा को पहले भंग दिया जाता है। मालूम है कि अभी ये मामला गर्म है, वोट मिल सकते हैं, वोट बैंक की राजनीति खेल देते हैं, 1 साल पहले भंग करा दिया जाता है, ठीक है। तो समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, ठीक। और ये भंग कौन करता है? राष्ट्रपति अपने मन से कर सकता है। जब 5 साल का कार्यकाल है तो ठीक है करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक। अब ये एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि, राज्य की संचित निधि, मतलब भारत सरकार की संचित निधि रहती है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। प्रेसिडेंट बनने की योग्यता क्या है? और 65 साल का उम्र ना, 65 साल वाला तो नहीं है, 65 साल दूसरे का है। देखो, एक तो भारत का नागरिक हो, कि भारत का जन्म से नागरिक हो, कि कोई बाहर से आया भारत का नागरिकता मिल गया तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का जन्म से नागरिक हो, वेरी गुड, भारत का नागरिक हो, जन्म से हो, मृत्यु से हो, उससे करना नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए वर्तमान में, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, ना कि जन्म से भारत का नागरिक होना, पहला पॉइंट। मिनिमम 35 साल, मिनिमम 35 साल टच कर चुका हो, ठीक है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, डोगरा डागरा सब बस है, डोगरा, ठीक। तो मिनिमम 35 साल, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। पहला क्वालिफिकेशन क्या होता है? भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 साल हो, और तीसरा लोकसभा का सदस्यता बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या? 25 साल, ठीक है। अब उसको बाद में देखेंगे जब लोकसभा पढ़ेंगे तो उसका 25 साल रहता है, फिलहाल ये 35 साल याद रखना। 3 क्वालिटीज
3 या 4 क्वालिफिकेशन रहते हैं। भारत का नागरिक हो, 3 है वैसे, और एक शर्त है। ठीक, योग्यता पूछे तो 3 है। पहला, भारत का नागरिक हो, जन्मजात नागरिक हो क्या? 35 साल का हो, कितना मिनिमम 35 साल, मैक्सिमम एज कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, योग्यता रखता हो, क्वालिफिकेशन। ठीक है, वैसे जैसे देखोगे अभी कोई बन रहा है, जैसे अभी कौन है प्रेसिडेंट, रामनाथ कोविंद, तो लोकसभा के मेंबर है क्या? नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो भी बड़ी लोकसभा मेंबर थे क्या? नहीं, वो तो और जो कि पद छोड़ना पड़ जाता है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट है। एक और लाभ के पद पर ना हो, लेकिन वो शर्त है, योग्यता शर्त है, शपथ जो पढ़े थे ना, तो वो शर्त है, फिर भी उसके क्वालिफिकेशन में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि 3 है मेन क्वालिफिकेशन, नागरिक हो, 35 साल हो मिनिमम, है ना, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक हो ऐसा नहीं, जैसे इसका लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, उसके लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये दिया हुआ है। लोकसभा किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राज्यसभा किसके लिए? उपराष्ट्रपति। अभी लाभ का पद क्या है? ऐसा कोई सभी पद, सरकारी नौकरी भी लाभ का पद हो जाएगा। ठीक है, सरकारी नौकरी में किसी बड़े पद पर रहना भी लाभ का पद हो जाएगा। लाभ का पद मतलब क्या? ऐसे पोजीशन जहां से आप दूसरे किसी अपने फैमिली मेंबर को, जिनके अपने रिलेटिव्स को, जिनको आप चाहते हो कि लाभ पहुंचे और लाभ पहुंचाया जा सकता है, वो लाभ का पद होता है। दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है या आपको खुद को फायदा हो, वो लाभ का पद कहलाया जाएगा। तो लाभ के पद पर ना हो। अच्छा, जैसे मैं एक जॉब छोड़ा, ठीक है, दूसरा जॉब ज्वाइन किया। ठीक, एक जॉब छोड़ा, दूसरा जॉब ज्वाइन किया। ये बताओ, एक जॉब जैसे सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी करते करते दूसरा ज्वाइन कर सकते हो क्या? नहीं, प्राइवेट भी नहीं कर सकते। हाँ, डबल एम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं, इसलिए यहाँ शिकायत हो गया। ठीक है, एक सरकारी करते करते इस्तीफा नहीं दे और दूसरा ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं। तो वैसे ही राष्ट्रपति, उसका एक बार कार्यकाल समझ लो खत्म होने को आ रहा है, ठीक है, दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए इस्तीफा देने की जरूरत पड़ेगी क्या उसको? कि नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नौकरी ऐसा नहीं है, लड़ सकता है चुनाव दोबारा। क्यों? ऐसा नियम बनाएगा, संविधान बोलता है, इसलिए। ठीक है, दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, ऐसे कहीं ना कहीं मिलता है। जो लाभ का पद है ना, उसमें सांसद लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अब ये बताओ, कोई सांसद या विधायक है कोई भी, अब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, अब इस्तीफा देना जरूरी है क्या? है। ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही है और नहीं है, वही निकल जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन याद हो जाएगा। 151 याद हुआ नहीं, तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, याद करा सकते। अभी बस ऐसे डिस्कशन कर रहा हूँ, हाँ नहीं, जितना गलती करोगे लास्ट में याद रहेगा। ठीक है, अब 57 में री-इलेक्शन था ना, ठीक है, 57 में, अच्छा सॉरी 57 में री-इलेक्शन था, 54 में क्या था? जैसे चुनाव थी। तो चुनाव तो है, और उसमें कौन कौन वोट करेंगे वो भी पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये पूरा राष्ट्रपति एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति याद हो गया तो राज्यपाल याद हो गया, डिफरेंस बता दूंगा तो दोनों कंबाइन कर लोगे। चुनाव होगा राष्ट्रपति का, लेकिन चुनाव कौन करेगा? चुनाव इसको बोला जाता है इलेक्ट्रेट, निर्वाचक मंडल इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन नहीं, वो तो निर्वाचन आयोग की बात करें। ठीक है, जो भी वो मंडल याद नहीं आ रहा इंग्लिश वाला। निर्वाचक मंडल मतलब क्या? कौन कौन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करने के लिए काबिल है, कैपेबल है। ठीक है, तो कौन? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, लेकिन कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड। अब बोलोगे इलेक्टेड है तो क्यों, कोई नॉमिनेटेड भी रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं। लोकसभा में 2 पोस्ट प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड रहते हैं, 2 पोस्ट। ठीक है, 2 पद किसको करते हैं? एंग्लो इंडियन,
ठीक है। राज्यसभा में भी नॉमिनेटेड रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं, 12 पद नॉमिनेटेड रहते हैं, 12 सांसद। अब कैसे वो विभिन्न क्षेत्र के आते हैं, जैसे सिद्धू पाजी थे, सचिन तेंदुलकर भी बनाया गया था, ठीक है, ये हीरो हीरोइन लोग को भी बना देते हैं। इसमें एंग्लो इंडियन नहीं है, इसमें विभिन्न अलग अलग क्षेत्र के हैं। एंग्लो इंडियन वाला लोकसभा में है तो एक नॉमिनेटेड भी रहते हैं, मतलब इसको नामित किया गया, हाँ सिफारिश करके यहाँ पर इसको बना दिए, और एक निर्वाचित जो चुन के आया हुआ, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा में दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों रहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि नॉमिनेटेड नहीं, नामित नहीं, निर्वाचित। क्यों ऐसा? बताओ क्यों? ये बताओ, मैं कहीं आपको किसी पोजीशन में बैठाया हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा फिर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो ये मेरा फेवर करोगे कि नहीं करोगे? अपने आदमी बड़ा तो नॉमिनेट कर दिए, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया, किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया, ठीक है। फिर वही दोबारा चुनाव लड़ रहा है, तो वो 2 वोट तो डेफिनेटली उसी के पक्ष में जाएगा ना, इसलिए हटा देते हैं। 12 पद, उसमें विभिन्न अलग अलग क्षेत्र के, सिद्धू पाजी बैठा है तो कहीं ना कहीं अच्छा कनेक्शन होगा। वो तो बोल दिया जाता है कि ठीक है विभिन्न अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन वो क्षेत्र क्या है, कनेक्शन रहता है तब बैठते हो, नहीं तो ऐसे नहीं बैठाएंगे, ठीक है। राज्यपाल बन रहे हो, राज्यपाल वो सब अपने पॉलिटिकल पार्टी वाले को ही बना देते हैं राज्यपाल, खैर वो बात की बात। फिलहाल उस 12 पद भी राज्यसभा में जो चुने जा रहे हैं, नॉमिनेट किए जा रहे हैं, ठीक है, नॉमिनेट करके भेजे जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का पक्ष नहीं करेगा, तो ये तो बायस्ड वोट ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, किसके? लोकसभा और राज्यसभा के। तो 3 लोग शामिल होते हैं, पहला लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी कितने राज्य हैं टोटल? 28, 29 थे, अब 28 हो गए। तो 28 राज्यों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा बोलो, विधान परिषद नहीं, विधानसभा। लोकसभा राज्यसभा था, इधर विधानसभा। और दिल्ली पुदुचेरी में भी विधानसभा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, सभी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं नहीं है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी में है। तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में 2, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, इन लोग भाग लेंगे, ठीक। विधानसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन रहता है, एक एंग्लो इंडियन रहता है। जैसे लोकसभा में 2 रहता है, यहाँ 1 रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ में बोलोगे कितने विधानसभा सीटें हैं, बोलने से 90 नहीं है, 91 है टोटल, कुल पूछे तो 91 है, निर्वाचित वाला पूछा गया तो 90 है, और वो 1 बच रहा है, किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए बचता है, ठीक। और विधान परिषद है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं है, काउंसिल नहीं है, ठीक है, विधान परिषद नहीं। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 है, यहाँ विधानसभा में 1 है, वहां राष्ट्रपति करता है, यहाँ राज्यपाल करता है, ठीक, क्लियर। ठीक है, तो कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो नॉमिनेटेड रहेंगे क्या? जैसे लोकसभा में बोला 2 नॉमिनेटेड सदस्य रहते हैं, 2 नॉमिनेटेड सदस्य कौन? एंग्लो इंडियन को निर्वाचित करते हैं, ठीक है। तो उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। राज्यसभा में 12 लोग विभिन्न क्षेत्र के आए रहते हैं, कला साहित्य सबसे क्षेत्र से आए रहते हैं, ठीक है। तो इसके लोग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सभी केंद्र शासित प्रदेश में तो विधानसभा ही नहीं, 2 ही में है, दिल्ली और पुदुचेरी में, ठीक है। ये सब याद रहेगा, बारीक पॉइंट, ठीक है। पूछता हूँ याद रहेगा कि नहीं देखते। एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, ले सकते हैं। मैं बोला नॉमिनेटेड नहीं ले सकते। एंग्लो इंडियन भाई जो वोट करके जीते रहेगा, चुनाव कर में जीत के आया रहेगा, वो तो ले सकता है ना। नॉमिनेटेड नहीं रहेगा, नॉमिनेटेड भले एंग्लो इंडियन है, लेकिन एंग्लो इंडियन ले सकता है अगर वो निर्वाचित होके चुनाव के, समझ रहे हो नहीं समझे? समझ गए? अरे भाई एंग्लो इंडियन नहीं जीत सकता क्या? एंग्लो इंडियन का पावर है। जैसे इधर यहाँ जहाँ वो पीते हैं, क्या जूस पीते हैं, वो मैडम एंग्लो इंडियन है वो, ठीक है। यहाँ जब नहीं पहनी, यहाँ लगाई है, कहाँ टैटू वाली, टैटू इधर उधर सब जगह सीधा जाओ तो टैटू पहले ध्यान जाता है, ठीक है। तो वो एंग्लो इंडियन है। अब वो राज्यपाल की खास हो गई, सपोज राष्ट्रपति की खास हो गई, उसको क्या नॉमिनेट कर दिए, बन गई, ठीक है। लेकिन वही यहाँ से जीत के जाए, हम दुर्ग लोकसभा के सांसद बन के चले गए, तो वो तो भाई नॉर्मल चुन के जा रही है ना, तो निर्वाचित सदस्य है। और मैं बोला निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो एंग्लो इंडियन अगर निर्वाचित हो तो भाग ले सकता है, क्लियर।
फिर निर्वाचन पद्धति कैसे रहती है वो देखेंगे, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन। यहाँ के जैसे अभी पंचायत चुनाव हो गया, अभी जस्ट पार्षद लोग का चुनाव हुआ, क्या जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, ऐसे ही रहता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द वोट, फर्स्ट पास्ट द वोट, ऐसा मतलब पहले जिसने ज्यादा ला लिया वो जीत गया, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम रहता है। 5 अगर पार्षद प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ठीक है, 100 वोटिंग पड़े, 100 में से एक को मिला 30, एक को मिला 20, 25 ऐसा कर करके, तो 30 वाला जीत जाएगा जिसको ज्यादा मिला। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता, वोट ट्रांसफर होते हैं। सपोज 5 पद खड़े हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ठीक, कैसा होता है, एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। 5 पद खड़े हैं, मैं ये 5, ठीक है, प्रज्ञा मैडम भी खड़े आप राष्ट्रपति के। मेरे को मिला वोट 30, इनको 25, इनको 20, कितना हुआ 30, 25, 55, 20, 75, इनको मिला 15, 90 और इनको मिला 10, ठीक है, 100 के टोटल। तो ऐसे मुझे जीत जाना चाहिए क्या? लेकिन यहाँ क्या नहीं, जीत जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे ये माना जाता है कि 30 अगर मुझे पसंद कर रहे हैं ना, तो 70 लोग ऐसे जो मुझे नापसंद कर रहे हैं। 30 ऐसे हैं जो मुझे पसंद कर रहे हैं, तो 70 लोग चाह रहे कि मैं नहीं बनूं, ठीक है। इसमें क्या है, फिर वोट ट्रांसफर हो जाता है, फिर एक एक को हटाते हैं। जो सबसे कम वोट मिला इनको प्रज्ञा चल, ठीक है। उसके बाद इसके वोट, अब उसमें क्या है, प्रायोरिटी बेसिस पे वोट दी जाती है। जैसे 5 लोग खड़े ना, तो ऐसा नहीं कि मैं बस इसको वोट दूंगा, इसको वोट दूंगी, ऐसा नहीं रहता। प्रायोरिटी दी जाती है। पहले भाई ये चाहता हूँ कि ये बने, ये नहीं बना तो ये बने, ये भी नहीं बना तो ये नहीं बने, ये तो चाहता ही नहीं कि नहीं बने तो लास्ट में रखें, ऐसे वोट दिया जाता है। तो अब इनको भगा दिया ना लास्ट वाले को, अब इनके देखा जाएंगे कि प्रथम प्राथमिकता तो इन्हीं को दी जाएगी जो 10 वोट मिले। ये जो पहले इनको वोट किए गए थे, उनका वोटर्स को देखा जाएगा कि उन्होंने दूसरी प्राथमिकता किसको दी है। अगर इस 10 में से 5 लोगों ने मुझे दूसरी प्राथमिकता दी थी और 2 इनको, 3 उनको, तो इनको हटा दिया जाएगा और इनका वोट मेरे में जुड़ जाएगा। 5 मेरे, 2 इनके, 3 इनके, ठीक है। फिर काउंट करेंगे, फिर स्थिति कैसी है, तो 5 अभी भी स्थिति मेरी ज़्यादा है, मेरा ज़्यादा है, ठीक है। इनका थोड़ा कम, इनका थोड़ा कम, और वो उनका है। अब वर्षा को, अब वर्षा को देखिए कि वर्षा को जो इन्होंने वोट दिया था, 15 लोगों ने वोट दिया था, ठीक है। इन्होंने दूसरी प्राथमिकता किसको दी थी, तो सपोज उसकी दूसरी प्राथमिकता मुझे दी नहीं गई थी, सपोज अनुज को दिए थे। अब अनुज आगे बढ़ गया, ठीक है, अनुज आगे बढ़ गया, ठीक है। अभी सबसे पीछे कौन, श्रीनू। अब श्रीनू को हटा दिए, फिर देखा जाएगा श्रीनू का सेकंड प्राथमिकता देने वाले कौन कौन थे, उसको फिर वोट मिल जाएगी। ऐसे कर करके आगे बढ़ते हैं और लास्ट में एक बचता है, उसी को जीता। सर, ये जो प्राथमिकता देते हैं किसी को, तो वो कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है पता नहीं, प्राथमिकता नहीं आइडिया उसका। कुछ लिखित में रहता है इसकी बात नहीं। हाँ रहता होगा, तभी मालूम चलता होगा। अब वो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। नो प्रैक्टिकल नॉलेज, ओनली थियोरेटिकल नॉलेज। एक आदमी कभी सांसद बना, विधायक बना, दूंगा तो मालूम चलेगा, ठीक है। फिलहाल ये समझ आया, ट्रांसफरेबल वोट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एक तो प्रोपोर्शनल रहता है, बाटे एक ही को नहीं दिए, फिर ट्रांसफर हो गया, हाँ ट्रांसफर हो रहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल, हस्तांतरण संक्रमणीय, ठीक। क्या अच्छा, अब ये देखो, राष्ट्रपति चुनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन था, कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे पार्षद के लिए आप भी खड़े हो सकते थे, क्या 21 साल चाहिए ना, खड़े हो सकते थे, ठीक है। पार्षद चुनाव के लिए 21 साल चाहिए, खड़े हो सकते थे। राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए, 35 साल, ठीक है। और क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बनने की, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, और उसका क्या 25 साल उम्र है, और उसमें भी भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। तो सपोज प्रज्ञा का एग्जांपल लेते हैं, प्रज्ञा हो गई, प्रज्ञा 10 साल बाद डोगरी की हो गई, ठीक है, बाल वाल इधर पक गया, ठीक, सामने का 2 दांत। अब प्रज्ञा बोल रही कि मैं भारत की नागरिक हूँ, है 35 साल की भी हो गई हूँ, होगी, और लोकसभा के सदस्य बनने की भी क्वालिफिकेशन रखती है ऐसा तो नहीं बोला, रखती है, 25 साल तो क्रॉस हो गया होगा, समझ लो, है ना। तो ये उम्मीदवार हो जाएगी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती है। सोच के देखो, यही 3 क्वालिफिकेशन तो चाहिए था, लाभ के पद पर भी ना हो, उनके चलो सिलेक्शन नहीं हुआ है, उधर घास से, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, लाभ का पद पर भी नहीं है, तो हो सकती है क्या राष्ट्रपति पद के लिए? क्यों नहीं होगी? सब तो क्वालिफिकेशन पूरा कर रही ना। सांसद पहले होना चाहिए,
बस क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ये क्वालिफिकेशन तीनों क्वालिफिकेशन रखती है। भारत के नागरिक भी है, 35 साल की हो भी है डोगरी नागरिक, और ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखती है, 25 साल है रखती है। बताओ राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक और शर्त है आगे जाके कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, मतलब 50 लोग बात रखेंगे कि भाई इसको राष्ट्रपति बनाना है, ठीक है, और 50 लोग उस पर एग्री करेंगे, तो टोटल 100 लोग। और जो 50 प्रस्तावक अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं हो सकते, प्रस्तावक है वो अनुमोदक नहीं हो सकते। मतलब 545 लोगों में अगर जैसे लोकसभा से कोई है, 545 में से 100 लोग आपके फेवर में होने चाहिए। तो फेवर में कौन होंगे? तो ऐसा नहीं प्रज्ञा से मुंह टाक चली गई ऐसा नहीं, ठीक है। तो 50 अनुमोदक प्रस्तावक का भी शर्त है आगे जाके, ठीक, क्लियर। नहीं रहता, अनपढ़ गवार भी। ठीक है, प्रज्ञा तो बन सकते हो, नहीं बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अखंड को खंड खंड कर देगी, ठीक है। प्रस्तावक को बोलते प्रोपोजर, मतलब जो नाम प्रपोज करेगा सामने लाएगा, और अनुमोदक को बोलते हैं, ये सेकंडर लिखा हुआ पता नहीं क्या है, सेकंडर। अब ये वोट वैल्यू का कैलकुलेशन है ना, अभी तक कभी कैलकुलेशन नहीं पूछा था, एक बार सीजीपीएससी में ही पूछ दिया था, सीजीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो उस टाइम पढ़ के गया था तो अच्छा बन गया। अब कई सारी चीज़ जो अभी तक नहीं पूछा गया उसको भी याद रख के जाओगे तो फायदा मिलता है, तो फायदा मिला, हाँ भाई चलो ठीक है। तो कैलकुलेशन मैथ्स में बेस्ड था, तो देख लिए कैलकुलेशन कम कल बताऊंगा अभी। अच्छा ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे बस डिस्कस कर रहे हैं, बाकी फिर कल डीप में पढ़ लेंगे, देख लेंगे। मैं बोला राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है उसके निर्वाचक मंडल में? एक तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के भी होते हैं क्या? होते हैं, ठीक है, और दिल्ली पुदुचेरी के भी होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ 28 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा है, इनका विधानसभा किसी कारण से भंग है, विधानसभा भंग हो गया, ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा क्या? क्योंकि तो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? क्यों नहीं रुकेगा? नहीं रुकता है, ठीक है, नहीं रुकता। क्यों? अब भाई कहीं कहीं का भंग रहेगा तो उसमें राष्ट्रपति पद को रोक के रखेंगे या नहीं रोक के रखेंगे, ठीक है। तो किसी विधानसभा का अगर किसी भी राज्य का विधानसभा अगर भंग है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा, ऐसा आर्टिकल 71 बोलता है, ठीक है। क्लियर नहीं है? क्लियर 71 राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं बताया था, 71 बताया था, 72 को था, ठीक। ठीक है, क्लियर। विधानसभा अगर भंग है तो नहीं रुकेगा। अच्छा, लोकसभा ही भंग हो जाए तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अब कल बताओ। कितना टाइम हो गया? 9 बज गया। चलो बताओ, लोकसभा भंग होगा तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो भी नहीं रुकेगा। राज्यसभा रहता है ना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, राज्यसभा के लोग करेंगे निर्वाचित सदस्य, लेकिन करेंगे जब राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, इंपॉर्टेंट पद है, सब सर्वोच्च पद है, उसका चुनाव किसी भी केस में नहीं होता। अब बोलोगे राज्यसभा भंग हो जाता है क्या? नहीं होता, राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, चुनाव वगैरह कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन देखता है। आपका जो केंद्र स्तर पर जो इलेक्शन कमीशन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वो सांसद लोग के चुनाव को भी देखता है, राष्ट्रपति के चुनाव को भी देखता है। केंद्र स्तर पर जो चुनाव होता है उसको तो देखते ही हैं। ये देखना, जो विधायक होते हैं ना, उसका भी चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग देखता है। तो बोलोगे कि राज्य निर्वाचन आयोग फिर क्या देखता है? जो पंचायती चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, उसको राज्य देखता है, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखना। लेकिन जो विधानसभा की जो निर्वाचन होता है ना, उसको भी कौन देखता है? केंद्र का निर्वाचन आयोग, ठीक है।
तो सारे चुनाव के ये निर्वाचन में देखते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ विवाद हुआ, लगा कि कुछ चीटिंग हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कुछ विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है, विवाद उत्पन्न हो गया, तो फिर किसके पास जाओगे कंप्लेन करने के लिए? न्यायालय जाएंगे, ठीक है। चुनाव का कोई नॉर्मल नहीं था, न्यायालय देखता है, ठीक है, याद रहेगा। बाकी केस में निर्वाचन होगा, ये बड़ा पद हो जाता है ना, सीधा ठीक बा। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। लेकिन विवाद का निपटारा कौन करेगा? और कुछ हम लोग ही पढ़ जाएंगे क्लास करो, ठीक है, ओपन कर सकते हैं योगेंद्र कुमार, ठीक है।